हेलो बच्चों, वेलकम टू माँ की पढ़ाई। आज हम क्लास 6 हिंदी से जो 4th नंबर का लेसन है अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, इस पाठ का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन विथ शब्दार्थ करेंगे। तो यह इस लेसन का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम हाफ लेसन पढ़ेंगे और सेकेंड पार्ट में हम नेक्स्ट हाफ लेसन पढ़ेंगे। तो चलिए लेसन पढ़ते हैं। लेसन का नाम है अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा। अक्षय अक्षय का मीनिंग होता है जिसका क्षय न हो, मीन्स जो कभी खत्म न हो। इसे ही रिन्यूएबल कहेंगे। अक्षय यानी रिन्यूएबल, जो कभी भी समाप्त नहीं होगी, कभी भी खत्म नहीं होगी, उसे कहते हैं अक्षय, जिसका क्षय नहीं होता है। ऊर्जा ऊर्जा का मीनिंग होता है एनर्जी। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर साइड में मैंने शब्दार्थ दिए हुए हैं। तो आपको अगर किसी शब्द में डाउट है तो आप शब्दार्थ में जाके देख सकते हो। ओके। भविष्य की ऊर्जा, भविष्य यानी फ्यूचर, ऊर्जा यानी एनर्जी। तो भविष्य की ऊर्जा यानी फ्यूचर एनर्जी। अक्षय ऊर्जा भविष्य की ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी फ्यूचर एनर्जी। ओके। चलिए, बातों बातों में लगातार काम करने के बाद हमें थकावट क्यों महसूस होती है? लगातार यानी कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस काम यानी वर्क। थकावट यानी टायर्डनेस, महसूस यानी फील होना। तो हमें कंटिन्यूअस अगर हमने काम किया, कोई वर्क किया, तो हमें टायर्ड क्यों फील होता है? वाई डू वी फील टायर्ड आफ्टर वर्किंग कंटिन्यूअसली? आगे देखिए, विद्यालय में भोजन अवकाश क्यों होता है? विद्यालय यानी स्कूल में भोजन अवकाश यानी आपको खाना खाने के लिए जो ब्रेक मिलता है उसको हम लंच टाइम कहते हैं। तो आपको लंच ब्रेक क्यों मिलता है? तो इसीलिए मिलता है कि आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है, आपके बॉडी को और आपके माइंड को एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए आपको थोड़ा सा ब्रेक दिया जाता है। तो शरीर के लिए आप खाना और पानी पी के एनर्जी प्राप्त कर सकते हो, अपने माइंड को थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, इसीलिए ब्रेक मिलता है। आगे देखिए, घर में पंखा, बल्ब, रेफ्रिजरेटर, टीवी आदि किससे चलते हैं? तो जो घर में हमारे घरों के अंदर जो टीवी, फैन, फ्रिज है, उसको चलने के लिए यानी उसे रन करने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? किससे चलते हैं वो? आपको आंसर पता होगा। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होती है। जो कभी न समाप्त हो उसे हम क्या कहते हैं? जो कभी भी खत्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? तो जो कभी खत्म नहीं होगा, जो कभी समाप्त नहीं होगा, उसे हम अक्षय कहेंगे। अक्षय मीन्स जिसका कभी क्षय ना हो। आगे देखिए, ऊर्जा हमारे तन और मन दोनों की जरूरत है। तो एनर्जी जो होती है, ऊर्जा यानी एनर्जी, तो एनर्जी हमारे तन यानी बॉडी, शरीर, और मन यानी माइंड, इन दोनों की जरूरत है। एनर्जी इज द नीड ऑफ बोथ आवर बॉडी एंड माइंड। हमारी दैनिक गतिविधियां यानी डेली वर्क जो होता है, डेली एक्टिविटीज जो होती है, उसे कहते हैं दैनिक गतिविधियां, मीन्स डेली एक्टिविटीज। तो हमारी दैनिक गतिविधियां भी विद्युत के रूप में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती है। तो हमारे जो डेली एक्टिविटी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जैसे यानी विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी के रूप में, इसके फॉर्म में ऊर्जा द्वारा ही संचालित होती है। तो उसके लिए भी हमें डेली एक्टिविटी के लिए हमें ऊर्जा की जरूरत होती है। इसके बिना हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। तो ऊर्जा के बिना हम अपने लाइफ की, जीवन की कल्पना यानी इमेजिन, हमारे लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते विदाउट एनर्जी। विदाउट एनर्जी वी कैन नॉट इमेज आवर लाइफ। आगे देखिए, लेकिन बट
लेकिन बट ऊर्जा के लगातार बढ़ते प्रयोग से, यानी हम जो एनर्जी का यूज करते हैं, ज़्यादा यूज करते हैं, तो बढ़ते प्रयोग से इसके परंपरागत स्रोतों के समाप्त होने की आशंका बढ़ रही है। तो हम जो डेली लाइफ में एनर्जी का जो मोर यूज कर रहे हैं, बढ़ते प्रयोग यानी मच मोर यूज, तो मच मोर यूज की वजह से क्या हो रहा है, हमारे जो परंपरागत स्रोत है, परंपरागत स्रोत यानी ट्रेडिशनल सोर्सेस यानी जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है, उसे ही हम परंपरागत स्रोत कहते हैं, जो लिमिट स्टॉक में है, जो इस हमारी अर्थ के ऊपर, इस नेचर में बहुत लिमिट स्टॉक में है, तो उसे हम परंपरागत स्रोत कहेंगे। तो हमारे मोर यूज की वजह से, ज़्यादा यूज करने की वजह से यह जो स्रोत है, यह जो एनर्जी है, तो यह सोर्स जो है वह खत्म होते जा रहे हैं, यानी समाप्त होने की आशंका बढ़ रही है। इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है जो अक्षय हो। इसीलिए हमें उन विकल्प यानी ऑप्शंस, तो इसीलिए हमें उन ऑप्शन की तरफ ध्यान देने की जरूरत है जो कि अक्षय हो, यानी जो कभी खत्म ना हो। ऐसे ऑप्शन को ढूंढने की जरूरत है, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से यानी यहाँ पे देखिए, इसलिए उन विकल्पों की ओर ध्यान देना आवश्यक है, यानी उस ऑप्शन की तरफ हमें ध्यान देने के लिए जरूरत है जो अक्षय हो, यानी जो कभी खत्म ना हो, यानी जिनका प्राकृतिक रूप से पुनर्चक्रण होता रहे। तो प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली, प्राकृतिक यानी नेचर, नेचुरली, तो नेचुरली उसका क्या होता रहे, पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का अर्थ देखिए, दोबारा बनने की प्रक्रिया, मीन्स फिर से वो बन सके। तो ऐसी अक्षय ऊर्जा हमें ढूंढने की जरूरत है, जिसको हम रिसाइकिल कर सके, रिसाइकलिंग कर सके। ऐसी ऊर्जा, ऐसे सोर्स हमें फाइंड करने की जरूरत है। पुनर्चक्रण का मीनिंग होता है रिसाइकलिंग। ओके, यह पाठ ऐसे ही ऊर्जा स्रोतों की चर्चा करता है। तो इस लेसन में ऐसे ही ऊर्जा स्रोत जो है उसी के बारे में इस लेसन में डिस्कस किया है, चर्चा यानी डिस्कस किया है। तो चलिए अभी हम पाठ पढ़ते हैं। ऊर्जा प्रकृति में स्वतंत्र रूप से मौजूद है। ऊर्जा यानी एनर्जी, प्रकृति यानी नेचर, स्वतंत्र यानी फ्रीली, मौजूद होना यानी अवेलेबल। तो जो ऊर्जा है वह इस नेचर में अवेलेबल है, एवरीवेयर फ्रीली अवेलेबल है। एनर्जी एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर। इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चालित है। तो इस ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स, तो इस यूनिवर्स में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी अवेलेबल है वह आंतरिक ऊर्जा के द्वारा चलता जा रहा है, चलित है। तो आंतरिक ऊर्जा इस ब्रह्मांड में जो भी आपको दिखाई देता है उसको चला रहा है। आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, देखिए आंतरिक ऊर्जा यानी इंटरनल एनर्जी। इस यूनिवर्स में जो भी है वह इंटरनल एनर्जी से चल रहा है। ऊर्जा आधुनिक जीवन शैली का भी अविभाज्य अंग है। तो ऊर्जा जो है वह आधुनिक का अर्थ होता है आधुनिक यानी मॉडर्न, और जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल। तो ऊर्जा यानी एनर्जी आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल का एक अविभाज्य, वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेपरेट नहीं हो सकता, इनसेपरेटेबल पार्ट है। इसके बिना आधुनिक सभ्यता के अस्तित्व की कल्पना भी नहीं की जा सकती। देखिए, एनर्जी इज ऑल्सो एन
inseparable part of the modern way of life. Without this means इसके बिना हम बिल्कुल सोच नहीं सकते, यानी without this मॉडर्न सिविलाइजेशन जो होता है, मॉडर्न सिविलाइजेशन कैन नॉट बी इमेजिन. वी कैन नॉट इमेजिन सिविलाइजेशन किसके बारे में? ऊर्जा के बारे में, यानी एनर्जी के बारे में. तो हम यह जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है विदाउट एनर्जी का हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं. आगे देखिए, ऊर्जा और पर्यावरण के संबंध को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता. ऊर्जा यानी एनर्जी और पर्यावरण. पर्यावरण का अर्थ होता है एनवायरमेंट. तो ऊर्जा और पर्यावरण के जो रिलेशन है, जो संबंध है, उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते. अनदेखा यानी इग्नोर नहीं कर सकते. ऊर्जा का और पर्यावरण का जो रिलेशन है उसको हम अनदेखा नहीं कर सकते. रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड द एनवायरमेंट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. इन फैक्ट, आगे देखिए, वास्तव में, इन फैक्ट, भौतिक सुख सुविधाओं को पाने के प्रयास और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में अत्यधिक ऊर्जा का उपयोग हो रहा है. तो भौतिक सुख सुविधाएं यानी जो फिजिकल एमिनिटीज है, जो हमें डेली लाइफ में जो यंत्र सामग्री हमारे घर में हमारे सुख के लिए हमें चाहिए, तो उसके पाने के प्रयास में उसको हमें चाहिए इसके लिए. और आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में, आधुनिकीकरण यानी मॉडर्नाइजेशन. तो मॉडर्नाइजेशन और फिजिकल एमिनिटीज होती है, जो फिजिकल एमिनिटीज और मॉडर्नाइजेशन की वजह से अत्यधिक ऊर्जा का प्रयोग होता जा रहा है. तो हम ज़्यादा ऊर्जा, ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं हमारे सुख सुविधाओं के लिए. सुख सुविधा, भौतिक सुख सुविधा, इसका अर्थ होता है कि फिजिकल एमिनिटीज. और आधुनिकीकरण, आधुनिकीकरण का अर्थ है मॉडर्नाइजेशन. तो इसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी यूज कर रहे हैं, जिससे वातावरण में ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन बढ़ता जा रहा है. तो इसके वजह से इसका इफेक्ट ऐसा हो रहा है कि वातावरण में, एनवायरनमेंट में क्या हो रहा है? ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, यानी ग्रीन हाउस गैस जो है, जो पॉइजनस गैस है, वो ज़्यादा बाहर निकल रही है. उत्सर्जन हो रहा है, उसका उत्सर्जन यानी इमिट, बाहर निकाल रही है. जो पॉइजनस गैसेस है, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह, ये ज़्यादा मात्रा में बाहर निकल रही है. तो इसका परिणाम, उसका रिजल्ट यह है कि ओजोन परत का क्षरण और धरती का बढ़ता ताप. तो इसका इफेक्ट यह हो रहा है कि ओजोन परत यानी ओजोन लेयर जो है उसका क्षरण हो रहा है. क्षरण हो रहा है यानी वह जो ओजोन लेयर थिन होता जा रहा है, वीक होता जा रहा है. क्षरण यानी डिप्लेशन. तो ओजोन लेयर डिप्लेट होता जा रहा है और अर्थ का तापमान, धरती का टेम्परेचर जो है वह बढ़ रहा है. इसलिए ऊर्जा के अन्य विकल्पों के विकास और शोध की आवश्यकता महसूस की जा रही है. इसीलिए हमें एनर्जी के लिए और ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है और उसको डेवलप करने की. विकल्प यानी ऑप्शंस ढूंढने के लिए, और विकास यानी और एनर्जी के न्यू ऑप्शन ढूंढना और उसका विकास यानी डेवलपमेंट करना, इसकी आवश्यकता अभी महसूस हो रही है. सेकेंड पैराग्राफ देखिए बच्चों. जिन स्रोतों से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वे दो प्रकार के हैं. जिन स्रोतों, तो स्रोतों यानी सोर्सेस. तो जिन सोर्सेस से हमें ऊर्जा यानी एनर्जी मिलती है वह टू टाइप के हैं. द सोर्सेस फ्रॉम विच वी गेट एनर्जी, दैट आर टू टाइप. नंबर 1 है अनवीकरणीय
अनवीकरणीय स्रोत। देखिए यहाँ पे ब्लू लाइट लेटर में लिखा है अनवीकरणीय स्रोत। तो अनवीकरणीय स्रोत का मीनिंग होता है कि नॉन रिन्यूएबल सोर्स। और सेकंड जो है नवीकरणीय स्रोत। नवीकरणीय स्रोत मीन्स रिन्यूएबल सोर्स। तो यह दो टाइप के हैं जो जिन स्रोतों से हमें एनर्जी मिलती है या जिन सोर्सेज से हमें एनर्जी प्राप्त होती है वह टू टाइप की है। एक है रिन्यूएबल सोर्स और नॉन रिन्यूएबल सोर्स। अनवीकरणीय स्रोत यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स एंड नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल सोर्स। ओके, आगे देखते हैं। अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं। देखिए यहाँ पे अनवीकरणीय स्रोत को ही दूसरा नाम दिया है परंपरागत स्रोत, यानी हमारे ट्रेडिशनल सोर्सेस जो जिसका स्टॉक नेचर में बहुत लिमिट में है, बहुत कम मात्रा में बचा हुआ है। तो उसको और हम उसको ज़्यादा यूज़ करके डे बाय डे वह ख़त्म होते जा रहे हैं और उसको हम फिर से रिन्यूएबल नहीं कर सकते, फिर से बना नहीं सकते। उसे कहते हैं परंपरागत स्रोत यानी अनवीकरणीय यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस। तो देखिए अनवीकरणीय या परंपरागत स्रोत वे हैं, देखिए यहाँ पे डेफिनेशन दिया है, जिनका निर्माण लाखों करोड़ों वर्षों की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप हुआ है। तो यह जो नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस वो सोर्सेस है, अनवीकरणीय सोर्स वो सोर्सेस है कि जिसका निर्माण यानी जो बनने के लिए लाखों करोड़ों ईयर्स लेते हैं, यानी इट विल टेक मिलियंस ऑफ ईयर टाइम, इट विल टेक टाइम मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म इट। तो उसको फॉर्म होने के लिए नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो है वह फॉर्म होने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, यानी लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं, और वो भी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के फलस्वरूप होता है, यानी नेचुरल प्रोसेस से वह तैयार होते हैं। उसके लिए हम ह्यूमन कुछ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए नेचुरल प्रोसेस ही इम्पोर्टेंट होती है और उससे ही वह तैयार होते हैं, इसीलिए वह बहुत कम मात्रा में है। आगे देखिए, ये सीमित मात्रा में उपलब्ध है, यानी यह बहुत लिमिटेड है। सीमित मात्रा में मतलब बहुत लिमिटेड है, इसका स्टॉक बहुत कम है नेचर में। तो यह सीमित मात्रा में उपलब्ध है क्योंकि इनका पुनर्भरण नहीं संभव नहीं। तो इनका पुनर्भरण यानी रिचार्ज। तो इस रिसोर्सेस का यह जो सोर्सेस है इसका पुनर्भरण यानी रिचार्ज it is impossible. It is available in limited quantity in nature because it is not possible to recharge them. हम उसको रिचार्ज नहीं कर सकते। अभी देखिए उसके एग्जाम्पल दिए हैं, यानी नॉन रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है। अनवीकरणीय स्रोत जो है उसके एग्जाम्पल देखिए, फर्स्ट है कोयला, कोयला यानी कोल, बाद में है गैस, नेचुरल गैस जो है वह गैस, पेट्रोलियम, थर्ड एग्जाम्पल है पेट्रोलियम आदि एक्सेट्रा। ऐसे ही परंपरागत स्रोत है, तो यह एग्जाम्पल है परंपरागत स्रोत के यानी नॉन रिन्यूएबल सोर्स के। आगे देखिए, जो मानवीय कार्यकलापों द्वारा समाप्त होते जा रहे हैं। तो हम जो ह्यूमन डेली एक्टिविटी में उसका यूज़ कर रहे हैं, ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से यह रिसोर्सेज जो है वह ख़त्म होते जा रहे हैं, गेटिंग डिप्लीटेड बाय ह्यूमन एक्टिविटी। तो डे बाय डे यह नेचर से ख़त्म होते जा रहे हैं, इसलिए इसको हम नॉन रिन्यूएबल सोर्स कहते हैं, जिसको हम फिर से रिन्यू नहीं कर सकते या रिचार्ज नहीं कर सकते। आगे देखिए, और पर्यावरण के लिए यह एक गंभीर खतरा भी है, और पर्यावरण के लिए यह एक प्रॉब्लम है, गंभीर खतरा है, यानी and are also a serious threat to the environment. तो बहुत सीरियस गंभीर खतरा है, बहुत गंभीर थ्रेट है, किसके लिए? पर्यावरण के लिए। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट,
पर्यावरण का मीनिंग होता है एनवायरमेंट। गंभीर खतरा यानी बहुत सीरियस थ्रेट है। आगे देखिए, ऊर्जा के वे विकल्प जो पूरणीय है और पर्यावरण को कोई हानि नहीं पहुंचाते, उन्हें नवीकरणीय या अक्षय ऊर्जा स्रोतों के रूप में जाना जाता है। अभी हमने अनवीकरणीय देखा, अभी देखेंगे नवीकरणीय स्रोतों के बारे में। तो ऊर्जा के वे विकल्प यानी ऊर्जा यानी एनर्जी के वह विकल्प यानी ऑप्शंस पर्याय, विकल्प यानी ऑप्शंस, यानी ऊर्जा के जो विकल्प है, जो ऑप्शंस है, जो पूरणीय है। पूरणीय यानी बहुत मात्रा में, कंप्लीट है, इस नेचर में बहुत ज्यादा मात्रा में अवेलेबल है और पर्यावरण के लिए कोई हानि नहीं पहुंचाते। मीन्स कुछ इस पर्यावरण को, इस एनवायरनमेंट को कुछ भी हार्मफुल नहीं है। तो ऐसे स्रोतों को नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल सोर्स, नवीकरणीय स्रोत यानी रिन्यूएबल सोर्स या अक्षय ऊर्जा स्रोत, अक्षय यानी जो कभी खत्म ना होते, ऐसे अक्षय ऊर्जा स्रोत के रूप में जाना जाता है। आगे देखिए, अक्षय ऊर्जा स्रोत अबाध रूप से भारी मात्रा में उपलब्ध होने के साथ साथ सुरक्षित और भरोसेमंद है। तो अक्षय ऊर्जा यानी रिन्यूएबल सोर्सेज जो है वह अबाध मीन्स विदाउट एनी डिफिकल्टीज वह इस नेचर में अवेलेबल है और भारी मात्रा में मीन्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में अवेलेबल है। उसके साथ साथ वह सुरक्षित यानी सेफ है और भरोसेमंद है, यानी हम ट्रस्ट कर सकते हैं उसके ऊपर। तो यह भरोसेमंद है, सुरक्षित यानी सेफ है और बहुत सारी मोर क्वांटिटी में अवेलेबल है नेचर के पास में। उसके एग्जाम्पल देखिए, नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल सोर्सेस, उसके एग्जाम्पल देखिए, सौर ऊर्जा यानी क्या है, सौर ऊर्जा को क्या कहते हैं, यानी सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी। जल विद्युत ऊर्जा यानी हाइड्रोइलेक्ट्रिक एनर्जी। ज्वार भाटा ऊर्जा यानी टाइडल एनर्जी। जैव ऊर्जा यानी बायो एनर्जी आदि अक्षय ऊर्जा के स्रोतों के रूप में जाने जाते हैं। तो यह सारे जो एग्जाम्पल थे यह रिन्यूएबल सोर्स के एग्जाम्पल है जिसको हम रिन्यू कर सकते हैं और जो इस नेचर में प्रचुर मात्रा में मीन्स बहुत अधिक मात्रा में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट पेज देखते हैं। देखिए, सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी सूर्य अनंत ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य यानी सन, अनंत यानी इन्फिनाइट। The sun is the source of infinite energy और पृथ्वी पर उपलब्ध प्राकृतिक ऊर्जा का मूल आधार मीन्स बेस। प्राकृतिक यानी नैसर्गिक, नेचुरल, पृथ्वी पर यानी अर्थ पर। तो the sun is the source of infinite energy and it is also the basic base of the natural energy available on the earth। तो जो नेचुरल एनर्जी है अर्थ के ऊपर अवेलेबल, उसका वह बेसिक बेस है यानी मूल आधार है। सौर ऊर्जा का अथाह भंडार होने के कारण, तो सन क्या है, इस पृथ्वी पर सौर ऊर्जा का अथाह मीन्स बहुत सारा, लार्ज क्वांटिटी में सौर ऊर्जा अवेलेबल है अर्थ के ऊपर इस नेचर में। तो सौर ऊर्जा का अथाह भंडार मीन्स बहुत सारा अवेलेबल है, सौर ऊर्जा
अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट और लार्ज क्वांटिटी में। इसके कारण होने के कारण यह ईंधन का सबसे आदर्श और सर्वव्यापी स्रोत है। यह ईंधन यानी फ्यूल का आदर्श यानी एक आइडियल और सर्वव्यापी मीन्स एवरीवेयर अवेलेबल, तो सारे और अवेलेबल है और यह ईंधन का सबसे आइडियल एग्जाम्पल है जो सब तरफ सर्वव्यापी है। आपको एवरीवेयर मिल जाएगा, सब चारों ओर मिल जाएगा। क्या? सौर ऊर्जा, सनलाइट। सूर्य से सीधे प्राप्त होने वाली ऊर्जा अत्यधिक विस्तारित है और प्रदूषण मुक्त भी। तो सूर्य से डायरेक्ट हमें जो ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, जो ऊर्जा मिलती है, वह विस्तारित है। विस्तारित यानी ऑल ओवर स्प्रेड। विस्तारित का मीनिंग होता है ऑल ओवर स्प्रेड, यानी सूर्य की जो एनर्जी है, जो सनलाइट है, वो सारी ओर फैली हुई है, सारी ओर स्प्रेड हुई है और प्रदूषण मुक्त है, यानी पॉल्यूशन फ्री। प्रदूषण मुक्त यानी पॉल्यूशन फ्री। देखिए साइड में यहाँ पे शब्दार्थ दिए हैं, आपको यहाँ पे सारे शब्दार्थ मिल जाएंगे बच्चों। तो सूर्य से हमें डायरेक्ट जो ऊर्जा प्राप्त होती है, वी आर गेटिंग दैट एनर्जी फ्रॉम सन, वो अधिक विस्तारित है, मीन्स वी विल गेट एवरीवेयर, चारों ओर स्प्रेड हुई है और प्रदूषण मुक्त है, यानी पॉल्यूशन फ्री है। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। सौर ऊर्जा रोशनी व ऊष्मा दोनों रूपों में प्राप्त होती है। सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी जो है वह रोशनी और ऊष्मा, रोशनी यानी सूर्य का प्रकाश और ऊष्मा यानी हीट, गर्मी, इस दोनों रूपों में प्राप्त होती है। सोलर एनर्जी ऑप्टन इन बोथ फॉर्म, एक रोशनी यानी प्रकाश यानी लाइट और सेकेंड इज ए हीट, ऊष्मा यानी हीट। सौर ऊष्मा का उपयोग अनाज को सुखाने, पानी गर्म करने, खाना पकाने, वातानुकूलन, जल परिष्करण तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है। तो देखिए सौर ऊष्मा यानी जो हीट है, जो गर्मी है, सूरज की जो गर्मी है, उसका यूज किसके लिए होता है? अनाज को सुखाने के लिए, यानी फूड ग्रेन्स को ड्राई करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए यानी वाटर हीटिंग करने के लिए, नेक्स्ट जो है खाना बनाने के लिए यानी कुकिंग के लिए, वातानुकूलन यानी एयर कंडीशनर के लिए होता है। देन जल परिष्करण, इसका मतलब होता है वाटर रिफाइनिंग। जल परिष्करण यानी वाटर रिफाइनिंग के लिए सौर ऊष्मा का यूज होता है तथा विद्युत ऊर्जा उत्पादन हेतु यानी इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए, इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए भी इसका यूज होता है। सौर ऊष्मा का यूज होता है इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के लिए। सूर्य के प्रकाश को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा रूपांतरित करके बिजली बनाई जाती है। तो सूर्य के प्रकाश को यानी सनलाइट को फोटोवोल्टाइक प्रणाली द्वारा, फोटोवोल्टाइक यह एक डिवाइस है जिसके वजह से सन की जो लाइट है उसको कन्वर्ट किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी में। किसके द्वारा? फोटोवोल्टाइक द्वारा उसकी बिजली बनाई जाती है। उसका रूपांतर सूर्य के प्रकाश का यानी सनलाइट का रूपांतर किसमें किया जाता है? इलेक्ट्रिसिटी में किया जाता है। इस बिजली से घरों में रोशनी के अलावा टेलीविजन, रेडियो, पंखे तथा सौर जल पंप भी चलाए जाते हैं। तो इसका यूज हमारे घरों में किया जाता है रोशनी जलाने के लिए। टेलीविजन यानी टीवी, रेडियो, फैन, जल पंप चलाया जाता है। रेगिस्तानी यानी डेजर्ट एरिया, रेगिस्तानी पहाड़ी यानी हिली एरिया, द्वीपीय आइलैंड,
जंगली यानी फॉरेस्ट, ऐसे इलाकों में जहां प्रचलित ग्रिड प्रणाली द्वारा आसानी से बिजली नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ पे ग्रिड प्रणाली का अर्थ होता है इलेक्ट्रिकल लाइंस के द्वारा ऐसे एरिया में, जहाँ पे दुर्गम एरिया में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी लाइन जो है उसको पहुंचाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऐसे दुर्गम एरिया में इसको कहते हैं ग्रिड प्रणाली। तो इलेक्ट्रिसिटी की जो लाइंस है ऐसी लाइंस ऐसे एरिया में नहीं पहुंच पाती, जैसे रेगिस्तान हो गया, पहाड़ी हो गया, जंगली इलाका हो गया, तो ऐसे एरिया में पहुंचा नहीं सकते, आसानी से नहीं बिजली पहुंचा सकते। तो ऐसे जगह पे, ऐसे दुर्गम क्षेत्रों के विकास के लिए फोटोवोल्टाइक प्रणाली से चलने वाले यंत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। तो ऐसे एरिया है जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की लाइंस जो है जो इजीली नहीं पहुँच पाती, तो ऐसी जगह पे फोटोवोल्टाइक प्रणाली का यूज़ किया जा रहा है, और वह यूज़ करके ऐसे एरिया को भी अभी डेवलप किया जा रहा है। तो यह महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सौर जल ऊष्मक, देखिए सौर जल ऊष्मक के प्रयोग से जल की भारी मात्रा को 60 to 70 डिग्री तक गर्म किया जा सकता है। सौर जल ऊष्मक यानी सोलर वाटर हीटर। सौर जल ऊष्मक का अर्थ होता है सोलर वाटर हीटर जो है उसका पानी 60 to 70 डिग्री तक हॉट कर सकते हैं, गर्म कर सकते हैं। घरेलू प्रयोग और विभिन्न उद्योगों के लिए यह बहुत उपयोगी है। तो हाउस में जो यूज़ होते हैं, हाउस वर्क के लिए और बिजनेस के लिए, फैक्ट्रीज में भी इसका उपयोग हो रहा है। सोलर कुकर आजकल शहरों और गांवों में समान रूप से लोकप्रिय है। तो सोलर कुकर है जिसमें खाना बनाया जाता है, जिसमें फूड कुक किया जाता है, वह आजकल सिटी और गांवों में दोनों तरफ सोलर कुकर जो है फेमस हो चुके हैं। इसमें पकाए जाने वाले भोज्य यानी खाना, तो इसमें जो कुक किया हुआ फूड जो है वह अधिक पौष्टिक और लंबे समय तक ताज़ा रहते हैं। तो लंबे समय तक यह फूड फ्रेश रहता है। सौर जल पंप ग्रामीण अंचलों में पेय जल एवं सिंचाई के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो सौर जल पंप जो है, तो यह विलेज में जो पेय जल है, पीने के लिए जो पानी यूज होता है, और सिंचाई के लिए यानी इरिगेशन के लिए, फार्म में जो फार्मर्स है अपने फार्म को इरिगेट करने के लिए, इरिगेशन के लिए, सिंचाई के लिए सौर जल पंप का यूज कर रहे हैं। और वायु ऊष्मक का व्यापक प्रयोग अनाज, चाय पत्ती, लकड़ी, मसाले आदि को सुखाने के लिए किया जाता है। तो सौर वायु ऊष्मक यानी सूर्य की जो गर्म हवा है उसका उपयोग आजकल अनाज सुखाने के लिए, चाय पत्ती सुखाने के लिए, लकड़ियाँ सुखाने के लिए, मसालों को ड्राई करने के लिए, सुखाने के लिए किया जा रहा है। और लालटेन को सूरज की रोशनी में 6 से 8 घंटे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। तो देखिए आजकल सौर ऊर्जा की वजह से लालटेन भी हम इसके नीचे चार्ज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे लालटेन का चित्र दिया है, यह लालटेन है। तो इस लालटेन को हमें दिन में 6 से 8 घंटे तक यानी 6 to 8 आवर्स तक हमें उसको सनलाइट में रखना है चार्ज होने के लिए। और रात में यह चार्ज हुआ जो लालटेन है यह हमें 3 घंटों तक रोशनी दे सकता है, यानी लाइट दे सकता है। तो इसके लिए हमें सिर्फ दिन में उसको चार्ज करने के लिए रखना है सनलाइट में। तो यह फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए तो कोई हमें चार्ज देने की ज़रूरत नहीं है। तो सनलाइट में यह चार्ज होगा, 6 to 8 घंटे चार्ज करने के लिए रखिए। और रात में जब हमारे घर में बिजली नहीं होगी तब हम लालटेन का यूज़ कर सकते हैं। यह 3 घंटे के लिए हमें रोशनी प्रदान कर सकता है, रोशनी दे सकता है।
इसके बाद यह बिना किसी खर्च के 3 घंटे तक रोशनी दे सकता है। तो हमें इसके लिए कोई खर्च नहीं लगता है, उसको चार्ज करने का कोई खर्चा नहीं होता है और हमें 3 घंटे तक रोशनी देता है लालटेन। पहले लालटेन केरोसिन यानी घासलेट यानी जो मिट्टी का तेल होता है उस फ्यूल का यूज़ किया जाता था लालटेन जलाने के लिए, दिया जलाने के लिए। लेकिन अभी हम सूर्य किरण से, सूरज की रोशनी से, सूरज की हीट से हम इसको चार्ज कर सकते हैं और रात में हमारे घर का अंधेरा भगा सकते हैं। आगे देखिए, यह केरोसिन आधारित लालटेन टिबरी, पेट्रोमैक्स आदि का आदर्श और हानि रहित विकल्प है। तो यह जो लालटेन है जो सूरज की रोशनी में चार्ज किया जाता है, तो यह अच्छा ऑप्शन है जो केरोसिन के लालटेन के लिए। और केरोसिन की डिबरी देखिए, डिबरी का अर्थ होता है मिट्टी के तेल में चलने वाली डिब्बी, यानी जो मिट्टी का तेल था, जो केरोसिन था पहले ज़माने में लोग यूज़ करते थे, तो उसके यूज़ जो डिबरी होती थी यानी डिब्बी यानी दिया कह सकते हैं हम उसे। तो केरोसिन के ऊपर चलने वाला जो दिया था, तो उसका यह अच्छा ऑप्शन है, यह लालटेन जो सूरज की रोशनी में चार्ज होके जो भी फ्री ऑफ कॉस्ट चार्ज होता है और रात में वह हमें प्रकाश देता है। तो यह अच्छा ऑप्शन है, विकल्प यानी ऑप्शन है जो हानि रहित है। इससे कोई प्रदूषण नहीं होता है, कोई हानि नहीं होती है नेचर को और ह्यूमन को। ओके, तो चलिए, यह हमारा फर्स्ट पार्ट था। अभी हम सेकेंड पार्ट के लिए हम सेकेंड वीडियो देखेंगे। चलिए बच्चों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।